कि आखिर हम उन आतंकियों को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे। इनका भागकर वापस पाकिस्तान पहुंचना बहुत मुश्किल है कि वो बचकर गए कहां हो सकते हैं। यहां पर जो मदद है वो नहीं पहुंच पाई। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे भारत को दर्द दिया है, ठेस पहुंचाई है भारत के स्वाभिमान पर, भारत के अभिमान पर। जो 26 पर्यटक मारे गए थे उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था उनका अंजाम कब होगा? वो कब इस धरती से विदा होंगे? कब उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा? क्या कुछ अपडेट है इस पूरे आतंकी हमले पर? दोनों सरकारों की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कड़े फैसले लिए गए, पाकिस्तान में भी हलचल तेज हो गई, बॉर्डर पर दोनों तरफ से सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, युद्धाभ्यास किया गया। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर। प्रणय, शुरुआत अपडेट से ही करते हैं क्योंकि 22 तारीख से लेकर आज 25 तारीख तक तमाम टाइमलाइन चल रही हैं, तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं। अब क्या अपडेट आया है? देखिए, अपडेट के लिहाज से अगर मैं कहूं तो इस समय जिस अपडेट का आप और हम इंतजार कर रहे हैं वो अभी तक नहीं आया है। यानी उन आतंकियों को सजा मिलने का अपडेट जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है वो नहीं आया है। साथ ही पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई बड़ा फैसला, बड़ा कदम जो है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है उसका भी कोई बड़ा अपडेट इस समय नहीं है। अपडेट वही है कि जो फैसले भारत ने लिए हैं अब वो इंप्लीमेंट होना शुरू हो गए हैं। साथ ही अपडेट इस चीज को लेकर है कि भारत ने जो फैसले लिए हैं उसको लेकर पाकिस्तान किस कदर तिलमिलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है और क्या कुछ वो कह रहा है, कर रहा है, इसको लेकर अपडेट है। लेकिन साथ ही सरहद के ऊपर, सरहद में भारत की तरफ और सरहद के पार पाकिस्तान की तरफ काफी हलचल इस समय देखने को मिल रही है। जो टेंशन का पारा है वो इस समय हाई है। लेकिन पीछे जो नक्शा मैंने खोल रखा है, क्योंकि यहीं पर सारी चीज यहीं से शुरू हुई थी और इसी के इर्द गिर्द इस समय घूमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये बायसरन की वो वैली है, ये बायसरन वैली उस जगह का नाम है जहां पर इस आतंकी हमले को, उस नरसंहार को अंजाम दिया गया था। और उसके बाद से यहां पर जो जबरदस्त मैनहंट ऑपरेशन जिसे आप कह सकते हैं वो इस समय चल रहा है। यानी मैनहंट ऑपरेशन, इन 4 आतंकियों को, इन दरिंदों को ढूंढने की जो कवायद है, खासतौर पर इन 3 लोगों को जिनके स्केचेस जारी किए जा चुके हैं। ये स्केचेस यानी एक एक के ऊपर 20-20 लाख का इनाम भारत ने रखा है अगर इनके बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी मिलती है। इनमें से 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं, आप देख सकते हैं। दिस इज अ पाकिस्तान नेशनल एलईटी टेररिस्ट, ये भी पाकिस्तानी नागरिक है, एलईटी का टेररिस्ट है। इनकी खोज के लिए इस समय जबरदस्त मैनहंट ऑपरेशन चल रहा है। पिछले करीब 50-60 घंटे से यह ऑपरेशन चल रहा है। लगातार हर जगह छानी जा रही है, लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर हम उन आतंकियों को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? वो कैसे भाग? सवाल यह भी है कि वो आए, घटना को अंजाम दिया, भारत को दर्द दिया, 26 लोगों को मारा और फिर गायब हो गए। कहां गए नहीं पता, कहां गए ये नहीं पता है, लेकिन वो बच के नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर आप इस नक्शे को देखें तो आपको यह चीज समझ में आ जाएगी कि जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो है कहां और उसके आसपास क्या है। जाहिर तौर पर इसके आसपास, इस बायसरन वैली के आसपास के इलाके के अंदर, ये अगर वैली का इलाका है तो इसके इस तरफ ये पूरा जबरदस्त बड़ा घना जंगल है। यानी आप इस नक्शे को यदि देखें तो हम इसे 3D के अंदर करके देखते हैं कि आखिर इस नक्शे की टेरिटरी कैसी है, इसका पूरा टेरेन कैसा है। और आप देखिए, ये है पूरी वैली, यानी ये बायसरन वैली है जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद यहां से नीचे पहलगाम का इलाका है जहां से ये जो पर्यटक थे, क्योंकि ये पहलगाम है, ये देखिए ये पहलगाम है और इस पहलगाम से साथ ही ये लिद्दर का इलाका है, ये पहलगाम का इलाका, ये पूरा पहलगाम का इलाका है। और इस पहलगाम से ऊपर पहाड़ की तरफ आके यहां पर ये वैली है। यहां से जो नियरेस्ट आर्मी बेस है, 3RR की जो यूनिट है वहां पर, उस यूनिट से यहां पर पहुंचने में भी करीब 5 से 7 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि पहाड़ी रास्ता है। बीच में आपको गाड़ी छोड़नी पड़ती है क्योंकि वहां पर सड़क बनने नहीं दी गई। सड़क को लेकर भी एक मसला चला काफी लंबे समय तक, क्योंकि जो वहां पे पोनी वाले हैं, टट्टू वाले हैं, उनका ये कहना था कि हमारा रोटी रोजगार छिन जाएगा अगर यहां पे सड़क बन गई तो यहां पर फिर गाड़ियां आने लगेंगी और जो टट्टू वालों का कारोबार है वो खराब ना हो। और चूंकि पर्यटक स्थल था इसलिए गाड़ियों की आवाजाही वहां पर कम हो, इसलिए भी वहां पर सड़क नहीं थी, लेकिन कच्चा रास्ता है। कच्चा रास्ता होने के कारण ही यहां पर जो मदद है वो नहीं पहुंच पाई, इसीलिए टाइम मिला और आतंकियों को टाइम मिल गया कि वो यहां से बच निकल के भाग सके। लेकिन अब हम आते हैं इस चीज के ऊपर कि वो बचकर गए कहां हो सकते हैं। तो आप देखिए, ये बेहद बड़ा और घना जंगल है। यहां से लेकर अगर आप देखें तो ये पूरा अमरनाथ जी यात्रा का बेस कैंप यहां से बिल्कुल नजदीक में है और यहां से
ये पूरा घना जंगल का इलाका है। इस डेंस फॉरेस्ट के अंदर ही उनके हाइड आउट होते हैं। कई बार इस तरीके के हाइड आउट पकड़े भी जाते हैं जहां पर ये आतंकी छुपते हैं और वो वहां पर काफी लंबे समय तक रहने के लिए तमाम इंतजाम वहां पर रखते हैं। इन आतंकियों ने भी हो सकता है यहां पर किया हो। जबरदस्त मैनहंट ऑपरेशन चल रहा है। मैनहंट ऑपरेशन का मतलब होता है कि एक एक जगह चप्पे चप्पे को जब कॉम्बिंग ऑपरेशन, जैसे हम कंघा करते हैं बालों के अंदर, उसी तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाता है। एक एक जगह जो है वो सैनिटाइज की जाती है, चेक की जाती है, थर्मल इमेजरी कैमरा, जंगल को कंघा किया जा रहा है। बिल्कुल, जंगल को जो है वो एक एक चप्पा चप्पा छाना जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। जब सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन चलता है तो उस ऑपरेशन के अंदर आप इंच बाय इंच जो है वो एरिया सैनिटाइज करते चलते हैं। क्योंकि मैनुअली किया जाता है, एक एक जगह चेक की जाती है, जमीन चेक की जाती है, नीचे कहीं बंकर तो नहीं बना हुआ है। इस तरीके के हाइडआउट जो होते हैं, पेड़ में भी ऐसी कुछ जगह होती है जहां आदमी छुप सकता है। इस तरीके के कई हाइडआउट्स पकड़े गए हैं मृत्युंजय, जहां पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि उस ट्रैक से जहां से आप कई बार गुजरते हैं उसके नीचे से हाइडआउट मिला है। तो इस तरीके की चीजें भी ये लोग कई बार बनाते हैं। यहाँ पे अंडरग्राउंड होती हैं वो चीजें जहां पर वो छुप कर रह पाते हैं। यही एक बड़ी वजह है। तो जिन लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ऐसे कैसे वो भाग के चले गए, वो कहां छुप के जा सकते हैं, इतना बड़ा इलाका है, क्या हमारी इतनी फोर्स वहां पर जो मौजूद है वो पता नहीं लगा सकती। लेकिन अगर आप इस टेरेन को देखें, इस टेरिटरी को देखें, तो यहां पर घने जंगल भी हैं, यहां पर पहाड़ भी हैं और इन पहाड़ों के बीच में उनको छुपने के लिए जगह मिल जाती है। चूंकि ये डिफिकल्ट इलाका है, डिफिकल्ट टेरेन है। इस पहाड़ी इलाके के अंदर अगर आप देखें तो ये पहलगाम है, पहलगाम के पास में यही बाइसरन वैली है और इसके आसपास का जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये निचला इलाका है, अवंतीपुरा का इलाका है, कश्मीर घाटी का इलाका है, काजीगुंड का इलाका है और ये पहाड़ के ऊपर का इलाका है। यहीं पर श्री अमरनाथ जी टेंपल है, ये जो गुफा है जहां अमरनाथ जी विराजते हैं, ये वो जगह है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, ये बाल्टाल का इलाका है। इस टेरेन के अंदर जमीन ने, भूगोल ने एक तरीके से उन्हें पनाह दी कि यह वहां पर छुप कर जा सके। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि ऐसा तो नहीं कि वो भागकर सरहद पार करके और वो निकल गए हों, सरहद पार कर गए हों। यहां मैं आपको बता दूं कि वो इतना आसान नहीं है। वो आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इस बाइसरन वैली को अगर आप देखेंगे तो आपको यह चीज समझ में आ जाएगी कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो एलसी है, उस एलसी से काफी दूर है। इसलिए इनका भागकर वापस पाकिस्तान पहुंचना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान वो हो सकता है ना जा पाए, लेकिन पाकिस्तान जो है उसके ऊपर तोहमत तो है ही, उसके ऊपर इल्जाम तो है ही, क्योंकि ये जो सारी चीजें हुई हैं, इसके जो सारे तार जुड़े हुए हैं वो पाकिस्तान से जुड़ते हुए। जितने भी आतंकी हमले होते हैं कहीं ना कहीं से कनेक्शन पाकिस्तान का होता ही होता है, निकलता ही निकलता है। इसीलिए इस आतंकी हमले को भी पाकिस्तान से ही जोड़ा जा रहा है। इसलिए भी जोड़ा जा रहा है। अगर आप देखें, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया स्काई न्यूज़ को, जो यूके का न्यूज़ चैनल है। उसके इंटरव्यू में जब उनसे पूछा एंकर ने कि लेकिन आप ये बात तो मानेंगे कि पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है कि उसने आतंकियों को पनाह दी है, आतंकियों का सपोर्ट किया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये हमने किया है, अमेरिका के लिए किया है, वेस्ट के लिए किया है, ब्रिटेन तक के लिए किया है हमने। तो इस चीज को उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि उसने आतंकियों को पाला है, पोसा है, पनाह दी है। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान का अगर यह नजरिया है कि वो आतंकियों को, हालांकि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उसका खामियाजा भी पाकिस्तान ने भुगता है, लेकिन पाकिस्तान ने जो खामियाजा भुगता उससे कहीं ज्यादा खामियाजा भारत भुगत रहा है उस चीज का, क्योंकि हर बार इस तरीके की हरकत को अंजाम देके ये आतंकवादी जो हैं वो निकल जाते हैं और उसके बाद हमारे पास घाव बचते हैं, हमारे पास आंसू बचते हैं। सवाल जो लगातार 22 अप्रैल से अभी तक बना हुआ है वो सवाल ये कि आपने बताया कि यहां से वापस तो नहीं जा सकते। देखिए, क्योंकि ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहां पर एलसी है, इस तरफ का जो इलाका है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहां से इस तरफ तक जाना उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि इन्हें किसी न किसी रूट से आना पड़ेगा और उस रूट के ऊपर चप्पे चप्पे पर इस समय फोर्स लगी हुई है। बॉर्डर यहां से यहां पार करना इस समय नामुमकिन है घटना को अंजाम देने के बाद, लेकिन उधर से ये किस तरह से आए होंगे इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। देखिए, इसके कई रूट होते हैं। रूट से तात्पर्य है कि यहां पर शुरुआत में बताया कि 2 उसमें से पाकिस्तानी नागरिक हैं, 2 उसमें से पाकिस्तानी नागरिक हैं। इस तरीके से ये यहाँ पर खास तौर पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर फेंसिंग नहीं है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कई जगह ऐसी हैं, टोपोग्राफिकली ऐसी हैं। यदि आप उसका भूगोल देखें तो उस भूगोल के अंदर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये भूगोल ही ऐसा है कि इस भूगोल के ऊपर आसान नहीं होता है, खास तौर पर कि आप
यहां पर फेंसिंग लगा सकें, इसी का ये फायदा उठाते हैं। अगर आप इस तरीके से इस नक्शे को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहां पर हम जिस जगह की बात कर रहे हैं पठानकोट के आसपास का इलाका होता है, क्योंकि पठानकोट में भी जब टेरर अटैक हुआ था, गुरदासपुर का इलाका है, इस इलाके के आसपास जो है कई जगह रास्ते ऐसे हैं, कई नाले हैं, उन नालों के जरिए जो है जहां पर फेंसिंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये बरसाती नाले हैं, यहां पर पहाड़ी इलाका है, वहां पर आप फेंसिंग नहीं खींच सकते हैं, ये उन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो पहाड़ के दर्रे हैं, उन पहाड़ के दर्रों का भी ये इस्तेमाल करते हैं। और इस पूरे इलाके के अंदर ये यहां से आते हैं, उसके बाद पहाड़ पे पहले ऊपर पहुंचते हैं, उसके बाद वहां से ये नीचे आते हैं, उसके बाद ये अलग अलग ग्रुप्स के अंदर वहां से बढ़ जाते हैं। फिर ओजीडब्ल्यूज का एक पूरा नेटवर्क होता है। ओजीडब्ल्यू का ओजीडब्ल्यू यानी ओवरग्राउंड वर्कर। ये ओवरग्राउंड वर्कर वो लोग होते हैं जो कि इनके हिमायती हैं, या जो भारत के अंदर अलगाववादी गुट हैं, भारत के अंदर जो आतंकवादी गुट हैं, खासतौर पर कश्मीर के इलाके के अंदर, ये उनके वो कारकुन होते हैं, वो इनके कारिंदे होते हैं। सेना ने कार्रवाई भी की है, 2 जो आतंकी भारत में त्राल में एक का घर गिराया गया है। बिल्कुल, जिनका घर गिराया गया है ये सारे वो ओजीडब्ल्यूज हैं जिनको लेकर भारत पहले भी आगाह कर चुका है, सेना आगाह कर चुकी है। लेकिन इन इलाकों के अंदर आप ये देखिए कि इस पूरी टेरिटरी के अंदर कई दर्रे हैं, इसके अंदर कई ऐसे रास्ते बनते हैं जहां से जिसका फायदा उठाकर जब बर्फ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब तो ये नहीं आ पाते हैं, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है, चूंकि गर्मियों का मौसम है, बर्फ पिघलती है तो रास्ते खुल जाते हैं, वो पासेस मिलने लग जाते हैं। इन पासेस के जरिए जंगल ये आते हैं, ये किसी रोड से नहीं आते हैं, नहीं ये रोड के ऊपर ट्रैवल करते हैं, ये जंगलों के अंदर रहते हैं। साथ ही ये जो ओजीडब्ल्यूज हैं, इनका जो नेटवर्क होता है, ये ओजीडब्ल्यूज का नेटवर्क इनके लिए फूड यानी खाना मुहैया करवाता है, कौन सा हाइड आउट है, कहां पर रुका जा सकता है, साथ ही ये फोन उनके लिए मुहैया कराते हैं जिसके जरिए कॉल किए जाते हैं कई बार। तो इस तरीके से ये सपोर्टर का काम करते हैं, एक सपोर्टर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं कई बार इनके लिए, और इन्हीं की शह पर इन्हीं की मदद से ये आतंकवादी वहां पर इन घटनाओं को अंजाम दे पाते हैं। अब इन ओजीडब्ल्यूज के खिलाफ पहले भी कार्रवाई होती रही है, जब जब पकड़ा जाता है इन ओजीडब्ल्यूज के खिलाफ कार्रवाई होती है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि ये ओजीडब्ल्यूज की संख्या काफी कम हुई है। आतंकवादियों के अगर जो हमारी टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो जिस तरीके के चैट पकड़ रही हैं, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, उसके अंदर कई मैसेजेस ऐसे पकड़े गए हैं जिसके अंदर आतंकवादी अपने आकाओं को बाकायदा ये बता रहे हैं कि हमें लोकल सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, हम वापस आना चाहते हैं, यहां पर बहुत परेशानी है क्योंकि हम कई दिनों से इस बंकर के अंदर हैं, खाने का संकट हो रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है, फोन नहीं कर पा रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके की परेशानियों के मैसेजेस भी भेजे गए हैं जो इंटरसेप्ट किए गए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ओजीडब्ल्यूज का जो नेटवर्क है वो बहुत व्यापक फैला हुआ है, ये भी सिमटता जा रहा है। साथ ही कश्मीर पे कई लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया है। कश्मीर एक अलग ट्रैक पर इस समय है। जो घटना हुई है उस घटना ने पूरे कश्मीर को तो झकझोरा ही है, पूरा देश इस समय हिला हुआ है। लेकिन कश्मीर के लिहाज से देखें तो जो नोगो एरिया माना जाता था कि कभी टूरिस्ट को टेररिस्ट हिट नहीं करता है, वो लक्ष्मण रेखा, वो लाल रेखा जो है वो लांघी गई है, वो रेड लाइन क्रॉस। बिल्कुल प्रणय, आपने ये बात की तो एक सवाल जो जहन में आया वो ये है कि जिस तरह से अटैक हुआ था, नाम पूछकर, धर्म पूछकर, उद्देश्य क्या था इन आतंकवादियों का? भारत में धार्मिक उन्माद बढ़ाना या टूरिस्ट को मारना या ये सारे फैक्टर्स को एक साथ साधना? इसके अंदर इसको अगर आप पूरा पैकेज करें, और इसमें पाकिस्तान का एंगल किस तरह से जुड़ रहा है? देखिए, पाकिस्तान का एंगल इस तरीके से जुड़ रहा है कि अगर आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ का बयान सुने, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो बीते दिनों बयान दिया था, उस बयान के आप 3 टुकड़े देखिए। पहला टुकड़ा इस चीज को लेकर कि उन्होंने कहा कि हम अलग कौम हैं, हम अलग मुल्क हैं, हम एक नेशन ही नहीं हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग कौम हैं, उनकी एस्पिरेशंस अलग हैं, वो एक साथ हो ही नहीं सकते। उसी के बाद ये घटना अंजाम दी जाती है जिसके अंदर पाकिस्तान से आए हुए आतंकी इस घटना को अंजाम देते हैं। आईएसआई और इन आतंकी संगठनों के तार जुड़े रहे हैं, चाहे लश्कर ए तौयबा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, उनके बयान भी सामने आए हैं जो इन कड़ियों को जोड़ते हैं। साथ ही वो अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन की बात करते हैं। इसी स्पीच के अंदर जनरल आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं। और उसके बाद पहलगाम के अंदर जो आतंकी घटना होती है वहां पर लोगों को छांटा जाता है, मजहब के आधार पर हिंदू और मुसलमान अलग अलग करके एक तरीके से नरसंहार किया जाता है, निहत्थे लोगों को मारा जाता है। दूसरी चीज ये कि वो कश्मीर के मुद्दे को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। पार्टीशन के बाद से चला आ रहा देश का बंटवारा ही इसी आधार पर हुआ था। देश का बंटवारा 2 नेशन थ्योरी के आधार पर हुआ था 1947 के अंदर, जब मुस्लिम
और मुस्लिम मुल्क बनाने की बात हुई थी, इसी स्पीच के अंदर जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कलमे के आधार के ऊपर दुनिया में केवल 2 मुल्क बने हैं, जो एक रियासत मदीना थी और उसके बाद रियासत पाकिस्तान। ये सारी चीजें वो एक बड़ी ऑडियंस के बीच में उस चीज को बताने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसकी वो कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती हैं बाइसरन वैली के इस आतंकी घटना से 22 अप्रैल को। तो इसके लिए ये पाकिस्तान से जुड़ता हुआ कनेक्शन नजर आ रहा है। साथ ही अभी कई और डिटेल इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब सामने आएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इसके तार कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई इंटरसेप्ट्स हुए हैं। लेकिन अभी वो सारी चीजें सामने इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है। जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा तो आपको वो तमाम कड़ियां मिलेंगी, जैसी कि कड़ियां हमने 26/11 के केस में देखी, जैसी कि कड़ियां हमने पिछले कई आतंकी हमलों के अंदर देखी कि कैसे इनके तार जुड़े हुए थे। पाकिस्तान इसे डिनाई क्या करेगा, जिसका अजमल कसाब मुंबई के अंदर पकड़ा गया था। तो इस तरीके से कई कड़ियां जो हैं वो ये भी कहता था कि लादेन उसके यहाँ नहीं है। बिल्कुल, तो ऐसी कई कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती हैं इसके अंदर मृत्युंजय। लेकिन जो फैसले भारत ने लिए है उसके बाद इसी पे आ रहा था पड़ा कि ये तो हो गया कि आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया, भारत को दर्द दिया। उसके बाद जो भारत की तरफ से 5 बड़े फैसले लिए गए, जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भारत की ओर से की गई, चाहे वो सिंधु नदी का समझौता हो, उसे स्थगित करने की बात कही गई हो, या वो सार्क वीजा रद्द करने की बात कही गई हो, उसका क्या इफेक्ट पाकिस्तान पे पड़ा, पाकिस्तान में भी बौखलाहट हुई। और ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद जो युद्ध है, क्या वो सेनाओं का युद्ध भी हो सकता है, जिस तरह से युद्धाभ्यास भी चल रहा है? देखिए, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस आशंका से इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि इस समय दोनों तरफ टेंशन्स बहुत हाई हैं और ऐसे में जरा सी चीज भी स्नोबॉल हो सकती है, क्योंकि भारत में जबरदस्त गुस्सा है। पाकिस्तान इस समय चोरी और सीनाजोरी के मूड में है और चोरी और सीनाजोरी के तौर पर वो ये कह रहा है कि अगर हमारा पानी रोका गया तो ये हमारे वजूद की लड़ाई है, इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाफिज सईद का एक वीडियो वायरल हुआ था। बिल्कुल, और आप ये देखिए, हाफिज सईद ने जो कुछ कहा था लगभग वैसी ही भाषा पाकिस्तान के हुक्मरान बोलते हुए नजर आ रहे हैं पानी के मुद्दे के ऊपर। हालांकि भारत ने अभी पानी रोका नहीं है, लेकिन कुछ डैम्स जो हैं वहां पर पानी कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि अब भारत सिंधु नदी जल समझौते को अबेंस में रख चुका है, यानी ताक पर रख चुका है। इसलिए अब ये भारत का अधिकार है कि भारत उस पानी को कैसे रेगुलेट करना चाहता है। ऑफिशियल नोटिस भेजा जा चुका है। इन तमाम चीजों के अंदर ये जो पानी जाता है, पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि ये सिंधु, ये झेलम और ये चनाब, ये 3 नदियां ऐसी हैं जो कि आगे जाके ये इंडस का बेसिन बनाती हैं। इनफैक्ट रावी, ब्यास और सतलज, ये नदियां जो कि भारत के पक्ष में आती हैं इस सिंधु नदी जल समझौते में, ये भी आगे जाके इस इंडस के इस बेसिन के अंदर बनाती हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान की 90% कृषि निर्भर है। पाकिस्तान की 45% जो अर्थव्यवस्था है वो इसके ऊपर निर्भर है और इसीलिए पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं पाकिस्तान के। केवल पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कई प्रोजेक्ट जो हैं वो इसके ऊपर निर्भर हैं। पाकिस्तान जबरदस्त तौर पर इसके ऊपर निर्भर है। इसलिए जो भारत ने फैसला लिया है उसके बाद पाकिस्तान का तिलमिलाना और बिलबिलाना तो स्वाभाविक ही है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान जो कर रहा है वो भी देखने लायक है। और ऐसे में जो सवाल आपने पूछा है कि क्या वाकई में ये तो हुई जलास्तर की बात, जिस जलास्तर के बाद में पाकिस्तान जल सकता है। हाँ, ये पानी की लड़ाई है, ये वाटर वॉर हो गया है। लेकिन क्या बम और बारूद की लड़ाई भी हो सकती है? बम और बारूद की लड़ाई से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इस लाइन ऑफ कंट्रोल को अगर आप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस समय जो है काफी एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर दोनों तरफ से पाकिस्तान ने भी इसके अंदर वहां पर सरगर्मी बढ़ाई हुई है और साथ ही भारत की तरफ से भी जो है इस समय जो विजिल है आप कह सकते हैं वो देखने को मिल रही है। अगर हम देखें सोपोर के इलाके के अंदर, उरी के इलाके के अंदर, इन तमाम जो एलसी से लगे हुए इलाके हैं उन इलाकों के अंदर भारतीय सेना की जो गश्त है वो बड़ी है। कई घुसपैठियों को मार गिराया गया है और ऐसे में चूंकि टेंशन दोनों तरफ से हाई है, भारत की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है जिसको माना जा रहा है, जिसको लेकर भारत के पास कई विकल्प मौजूद हैं, उसके बाद में इस बात की आशंका हो सकती है कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई रिटेलिएटरी कदम उठाया जाए। इसलिए ये माना जा रहा है कि ये टेंशन अभी बढ़ सकता है। बिल्कुल। प्रणय, जब वीजा रद्द किया गया, सार्क वीजा, उसके बाद कितने लोग भारत से पाकिस्तान जा चुके हैं। पाकिस्तान ने भी कहा कि जो भारत के नागरिक पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भी वापस जाइए। क्या कुछ हो चुका है? भारत ने 48 घंटे का टाइम दिया था। अगर वो उस समय अवधि जितनी है उस समय अवधि में भारत से पाकिस्तान लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या कुछ भारत सरकार कर सकती है?
देखिए, अगर किसी भी देश के अंदर आप वीजा जंप करते हैं तो आप वीजा की शर्तों का उल्लंघन करते हैं और आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है, आपके खिलाफ केस चलाया जा सकता है, डिटेंशन सेंटर में रखने से लेकर आपको जेल तक में डाला जा सकता है, क्योंकि वीजा एक अवधि के लिए होता है। क्योंकि भारत सरकार ने मौजूदा स्थिति के अंदर वीजा की अवधि चेंज कर दी है। वीजा आपका कितने भी दिन का रहा हो, खासतौर पर पाकिस्तानी नागरिकों के लिए, तो उसको 27 अप्रैल तक का वक्त है। खासतौर पर जो मेडिकल वीजा पर आए हैं उनके लिए 29 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। उसके बाद में उन्हें वापस पाकिस्तान लौटना होगा। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इस फैसले को लागू किए जाने के बाद से आप देखिए 229 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो पाकिस्तान लौट चुके हैं। इसके अलावा 392 जो भारतीय नागरिक, ये देखिए 287 तो 92 ये पाक नेशनल इंडियन है जो पाकिस्तान से वापस भारत आ चुके हैं। सर, आज एक तो मसला भी होता है कि कुछ औरतें हैं जिनके बच्चे तो ये आधिकारिक जानकारी है जो वाघा अटारी बॉर्डर है, उस वाघा अटारी बॉर्डर के ऊपर पंजाब पुलिस के जो प्रोटोकॉल अधिकारी हैं उन्होंने ये जो जानकारी दी है कि 28 पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान चले गए। ख़ास तौर पर जो अगर आप नंबर्स देखें, और 287 जो भारतीय नागरिक हैं वो पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं। आज करीब 191 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो वापस गए हैं। कल 105 का फिगर है, क्योंकि लगातार चलता जा रहा है। कुल जमा अगर आप देखें तो अब तक 229 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो इस वाघा अटारी बॉर्डर से वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और करीब 392 जो भारतीय पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे विभिन्न कामों से, क्योंकि कई लोगों की रिश्तेदारी है वहाँ पर, तो वो लोग परिवारों को विजिट करने के लिए जाते हैं। उन तमाम सब लोगों को जो भारत की तरफ से कहा गया है कि जो भी भारतीय नागरिक वहाँ है वो फौरन भारत वापस लौट आए। ये एक इंडिकेशन होता है जब कोई भी देश दूसरे देश से अपने नागरिकों को वापस बुलाता है, तो इसका मतलब है कि वो एक बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। बड़ा एक्शन भी हो सकता है, ऐसे में वॉर के लिए भी तैयार है वो। बिल्कुल, ये जो एक्शन होता है ये वॉर टाइप से भारत ने अपनी जल, थल और नभ तीनों सेनाओं को एक्टिव किया है। युद्धाभ्यास लगातार 23 अप्रैल से शुरू हो गए, उससे लगातार इंडिकेशन लग रहा है। और अगर प्रणय सवाल ये उठता है, चाइना को अगर इसमें लेके आया जाए, भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध छिड़ता है, चाइना का क्या रोल हो सकता है? अमेरिका तो भारत का दोस्त है, अमेरिका ने पूरी घटना की निंदा भी की है, पूरी दुनिया ने निंदा की है। अगर युद्ध होता है तो ये दोनों कंट्रीज किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, चीन और अमेरिका, निश्चित रूप से आपने बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। अगर आप देखें इस पूरे डायनामिक के अंदर पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, पाकिस्तान की उन सारी चीज़ों के पीछे उसकी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उसको ये लगता है कि चीन उसकी मदद करेगा। और चीन और पाकिस्तान के बीच में ये तस्वीर मैं इसलिए प्ले कर रहा हूं कि कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के जो एयरफोर्स चीफ हैं वो चीन के दौरे पर गए थे, और इसी महीने इनफैक्ट अभी 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है कि वो पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं वो चीन के दौरे पर गए थे। वहाँ उनकी कई मीटिंग हुई। चीन के जो लड़ाकू विमान हैं J-17 और J-10 ये पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास हैं। ये पाकिस्तान को लगता है और पाकिस्तान का ये भरोसा है। लेकिन अगर आप इससे पिछले आतंकवादी हमलों को देखें या इस तरीके के भारत और पाकिस्तान के टेंशन्स को देखें, चीन की तरफ से अभी तक कोई खुला बयान समर्थन के लिए नहीं आया है। यहां डिप्लोमेटिक मीटिंग जरूर हुई हैं। ये 2 दिन पहले की मीटिंग है, 21 अप्रैल की मीटिंग है। जिस 21 अप्रैल की मीटिंग के अंदर चीन के डिप्लोमैट्स और अमेरिका और पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स एक टेबल के ऊपर बैठ के नजर आ रहे हैं। जॉइंटली बिल्ड चाइना पाकिस्तान कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर, अपना साझा जो भविष्य है वो देख रहे हैं। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, चीन और पाकिस्तान कैसे सहयोग कर सकते हैं, उसका मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो चीनी दूतावास है पाकिस्तान में, उसकी तरफ से ये बयान जारी किया गया 22 अप्रैल को ही, जब ये आतंकी हमला हुआ था। उसमें उन्होंने क्या कहा है, हमें हर परिस्थिति में एक साथ खड़े रहना चाहिए, सुरक्षा चुनौतियों का मिलकर सामना करना चाहिए। साथ ही हमने पिछले 10 सालों में हाई लेवल एक्सरसाइजेस की हैं, जिसके अंदर हमने जो थल सेना है, इसके अलावा ईगल एक्सरसाइज वायुसेना के लिए, और गार्जियंस ऑफ द सी जो है वो नौसेना के लिए एक्सरसाइज की है। इसके अलावा VT-4 मुख्य युद्धक टैंक जो है वो चीन ने पाकिस्तान को दिए हैं। J-10 लड़ाकू विमान दिए हैं। इसके अलावा 54 AP फ्रिगेट जो हैं वो पाकिस्तानी सेना को दिए गए हैं। फ्रिगेट यानी जो युद्धक पोत होते हैं वो दिए गए हैं। 54 युद्धक पोत जो हैं वो चीन से पाकिस्तान को मिले हैं। दोनों देश एक दूसरे के साथ करीब से खड़े हुए हैं। साथ ही चीन ने कुल 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है, जो कि किसी भी एक देश को दी गई चीन की सबसे बड़ी मदद है। दोनों सरकारें वैश्विक पहल के ऊपर भी एक दूसरे के साथ मिलकर, तो यह है चाइना और पाकिस्तान के बीच कोलैबोरेशन की बात, जिसमें वो क्या कह रहे हैं, हमें हर हालात में
हमें हर परिस्थिति में एक साथ खड़े रहना चाहिए और सुरक्षा चुनौतियों का मिलकर सामना करना चाहिए। यह पाकिस्तान का भरोसा है। लेकिन अब हम आते हैं इस चीज के ऊपर कि यह तो ठहरा बयान, लेकिन आप देखिए कि जब पुलवामा का आतंकी हमला हुआ था, पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर तो अभी तक कोई बयान आया नहीं है चीन का, लेकिन जब पुलवामा का आतंकी हमला हुआ था उस दौरान जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बढ़े हुए थे, उस दौरान चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान दिया गया था वो क्या कहता है? वो कहता है वी आर फॉलोइंग द सिचुएशन इन कश्मीर वेरी क्लोजली, वी कॉल ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान टू एक्सरसाइज restraint to avoid escalation. Dialogue is the only way out of पीसफुल सेटलमेंट फॉर देयर डिस्प्यूट। यानी भारत और पाकिस्तान शांति के साथ बातचीत की मेज पर अपने मुद्दों का समाधान करें, भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस मुद्दे को न बढ़ाएं। ये एक प्लेन उबली हुई सलाह है जिसके अंदर कहीं भी ये नहीं है कि वो भारत को धमकाता हुआ नजर आ रहा है या भारत को वो आगाह करता हुआ नजर आ रहा है। वो भारत और पाकिस्तान दोनों को के लिए एक बोल दिया है कि हाँ चलो ठीक है, आप ना बयान दे ही देते हैं। ये बयान जो है कश्मीर की सिचुएशन को लेकर दिया गया बयान है, जिसके अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि चाइना कॉल्स फॉर रेस्ट्रेंट फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान टू अवॉइड एस्केलेशन ऑफ द सिचुएशन इन कश्मीर। अगर इस बार भी टेंशन को लेकर चीन का कोई बयान आएगा तो वो मोर और लेस इसी लाइन के ऊपर बयान आपको देखने को मिलेगा। इसलिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नाम पर चीन किसी मिलिट्री एक्शन को खुले तौर पर करेगा, एक नया फ्रंट एक्टिवेट करेगा, इसकी जो संभावना है वो बहुत कम नजर आती है। इसलिए कम नजर आती है क्योंकि चीन नहीं चाहेगा कि वो इस सिचुएशन के अंदर अपनी टांग फंसाए। हालांकि अगर आप देखें, भारत और पाकिस्तान के बीच में 3,323 किलोमीटर की पूरी बॉर्डर है, जिसके अंदर एक बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल बॉर्डर का है, साथ ही 740 किलोमीटर की हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलसी है, जो कि शिमला समझौते के तहत तय हुई थी, और उसके साथ एक जो एजीपीएल है जो कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर आती है। ये 3 हिस्से हैं भारत और पाकिस्तान की जो सरहद है उस सरहद के। लेकिन इसके अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर और एजीपीएल तक हमने कई बार देखा है कि पाकिस्तान ने इस बॉर्डर को डिसरिस्पेक्ट किया है और कई बार इसे डिस्प्यूट भी किया है, साथ ही इसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है। इसलिए पाकिस्तान के साथ किसी चीज का आप भरोसा नहीं ले सकते हैं। इस बॉर्डर को काफी सेंसिटिव बॉर्डर माना जाता है। इसीलिए जो सवाल आपने पूछा कि क्या हो सकता है, संभावना की का हर विकल्प जो है वो इस समय मेज पर है। एक सवाल, किस तरह से प्लान कर सकता है भारत? देखिए, भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन विकल्प का चुनाव जो है वो इस समय ठंडे दिमाग से करने की जरूरत है। आपको पाकिस्तान को यह एहसास दिलाना है, जब एक नेशन स्टेट के तौर पर, एक देश के तौर पर, जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि इस बार वैसी सजा मिलेगी कि हमेशा याद रहे और आतंकियों को मिट्टी में मिलाना है, देखिए कल्पना से परे की सजा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बयान है प्रधानमंत्री का, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट, देयर हैंडलर्स एंड देयर बैकर्स। ये प्रधानमंत्री का बयान है जो खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वी विल परस्यू देम टू द एंड ऑफ अर्थ, धरती के अंत तक, धरती के आखिरी छोर तक हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये भारत का रिजॉल्व है। लेकिन इस रिजॉल्व के साथ साथ जमीन के ऊपर जो एक्शन देखने को मिलेगा, कई चरण के अंदर एक्शन हो रहा है। पहली बात ये, सबसे पहले हमें अपना घर संभालना होगा। अपने घर के अंदर सबसे पहले तो वो जो खरपतवार उगी हुई है आतंकवाद की, उसका सफाया करना बहुत जरूरी है। कश्मीर के लोग भी अगर नाराज हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि आतंकवादियों ने बहुत बुरा किया है। कश्मीर के लिए ब्लैक डे था 22 अप्रैल 2025 का दिन, क्योंकि आतंकवादियों ने वो लक्ष्मण रेखा लांघ दी है जो कि कश्मीरियों के रोटी रोजगार से जुड़ी हुई है। तो कश्मीर के लोगों को भी अब ये दिखाना भी होगा, बताना भी होगा, जताना भी होगा कि वो इनके साथ नहीं है। इन आतंकवादियों को बाकायदा बता के एक्सपोज करना होगा कि यह आतंकवादी यहां छुपा है। यही एक बड़ा एक्शन होगा, और कश्मीर अगर डिनाई करता है तो यहां से कश्मीर का टर्निंग पॉइंट भी शुरू हो सकता है, क्योंकि आतंकवादियों ने वो कर दिया जो इससे पहले कभी नहीं किया गया। तो अब उसका रिस्पांस भी वैसा होगा जो कभी नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो लॉन्च पैड्स हैं, पाकिस्तान के अंदर जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने के लिए भारत के पास में हर विकल्प है। हमने जमीन की सर्जिकल स्ट्राइक का ऑप्शन उड़ी में देखा, हमने पुलवामा के बाद में बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा ऑप्शन भी देखा। भारत के पास मिसाइल स्ट्राइक तक कई ऑप्शन मौजूद हैं। साथ ही भारत के पास कई अनकन्वेंशनल मेथड्स भी हैं इसके अंदर। ये डिपेंड करेगा कि हम जवाब कैसे देंगे। अब पाकिस्तान के अंदर घबराहट है, पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि भारत इसका जवाब जरूर देगा। और भारत सशक्त है, भारत सशक्त है, भारत उनसे कहीं ज्यादा बड़ी ताकत है, और अगर लड़ाई की स्थिति आती है तो भी भारत की हैसियत, भारत की इकोनॉमी की कैपेसिटी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में पाकिस्तान क्या ये झेलना चाहेगा, पाकिस्तान क्या ये कीमत उठाना चाहेगा कि वो भारत के साथ युद्ध में जाना चाहेगा,
या वो जाना अफोर्ड कर सकता है। इसके अंदर पाकिस्तान को ये तय करना होगा कि क्या वो वाकई में रिएक्ट करना चाहता है भारत की तरफ से उठाए गए कदम पे, या वो बातचीत की मेज के ऊपर, क्योंकि कई बार हमने देखा है इस तरह से बड़ा खबरें सामने आई थी 22 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल को जब भारत ने 5 ये फैसले सुनाए अपने, तो पाकिस्तान बॉर्डर पे अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने लगा। देखिए, कुछ चीजें पॉस्चरिंग के लिए की जाती हैं, कुछ चीजें दिखाने के लिए की जाती हैं। पाकिस्तान को अपनी आवाम को कुछ करते हुए दिखना है, कुछ करते हुए दिखाना है, इसीलिए बहुत सारी चीजें पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन अब क्या पाकिस्तान इनिशिएट कर सकता है? जैसा पाकिस्तान कह भी रहा है कि अगर पानी रोका गया तो फिर पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। को आटा नहीं है पहले न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तक की वो बात कर रहे हैं कि हमारे परमाणु हथियारों के अंदर, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसके अंदर जो उनकी वाटर सिक्योरिटी है, उस वाटर सिक्योरिटी से वो जोड़ रहे हैं, इसलिए वो परमाणु हथियार तक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ये धमकियां हैं, पाकिस्तान इन धमकियों की बात जरूर कर रहा है, लेकिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने करते हैं तो आपको अलग थलग किया जाता है, आपको इररिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इस कदम के लिए क्या पाकिस्तान इस हद तक जा सकता है? पहली बात तो पानी अभी रोका ही नहीं गया, इसलिए परमाणु हथियार चलाने और उसके इस्तेमाल तक की बातें, ये धमकियों की बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान ये अच्छी तरीके से जानता है कि उसके पास में डेप्थ और कैपेसिटी कम है, उसके पास स्ट्राइक कैपेबिलिटी उतनी कम है, इसलिए यहां पर रेटरिक ज्यादा है, रीजन कम है। यहां पर नारे ज्यादा हैं, हकीकत कम है। बहुत सारी चीजें केवल नारों के लिए कही जा रही है, बातें की जा रही हैं, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं वो इन शख्स के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ये तलहा सईद हैं, हाफिज सईद का बेटा है। ये लोग किस तरीके से आर्मी के साथ में जुड़े हुए हैं, ये तार किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। हाफिज सईद और उसका संगठन केवल भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों के अंदर घोषित आतंकवादी संगठन है। पूरी दुनिया ने इस चीज को माना है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इन्हें सैंक्शन किया है। तो ये सारी चीजें भारत को और उसमें पाकिस्तान कहता है कि इस अटैक का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन, आतंकवादी हमला है। बिल्कुल, लेकिन आतंकवादी कहां है? और वो आतंकवादी अगर हमला है, पाकिस्तान इसकी निंदा करता है, तो पाकिस्तान उन आतंकवादियों को पकड़ता क्यों नहीं है? ये मामला केवल पाकिस्तान में खड़े होकर सिंधु जो नदी है उसके पानी के ऊपर भारत को धमकी दे रहे हैं कि अगर पानी रोक दिया गया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहां पाकिस्तान से तो बोल रहे हैं, पाकिस्तान से न केवल बोल रहे हैं बल्कि पाकिस्तान से ये टेरर फैक्ट्री चल रही है और पूरी दुनिया ये जानती है। तहावुर हुसैन राणा जो पकड़ा गया, वो कहां से पकड़ा गया, वो कहां से आया था, वो अमेरिका में कैसे पहुंचा था, वो इससे पहले कहां काम करता था, ये सारे कनेक्शन भी नहीं भूलना चाहिए मृत्युंजय। वो पाकिस्तानी फौज का एक पुराना अधिकारी है जो कि कनाडा गया, जिसने वहां पर काम कारोबार शुरू किया, लेकिन फिर भी उसके वो कनेक्शंस और वो तार बने हुए थे, जुड़े हुए थे, और इसीलिए वो 26/11 के मुंबई के आतंकी हमले के अंदर भी मुलव्विस था, जुड़ा हुआ था। और ये सारी चीजें एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार सामने आ चुकी हैं। भारत दुनिया में वो तमाम सबूत दे चुका है। इसलिए अब हमें ये देखना होगा कि दुनिया में को भी ये तय करना है कि वो किसके साथ खड़े होना चाहती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी ये एक बड़ा टेस्ट होगा। लेकिन हाँ, इस बात का जवाब जरूर होगा और कुछ दिनों में आपको जवाब सामने मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय, हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को इसका जवाब क्या लगता है, क्या होना चाहिए जवाब, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखते रहिए अमर उजाला। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।